अध्याय 1 देख रहे हैं, समकालिक विश्व में लोकतंत्र। समकालिक विश्व में लोकतंत्र, समकालिक का मतलब होता है सम, एक समय, कालिक काल। तो एक समय यानी कि अगर मान लीजिए 1970 की बात की जाए तो उस समय विश्व में ग्लोब के लेवल पे लोकतंत्र की क्या सिचुएशन थी, डेमोक्रेसी कैसी थी, क्या परिवर्तन हो रहे थे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम किस्से पढ़ेंगे, कहानियां होंगी या इंसिडेंट देखेंगे, वो सारी की सारी लोकतंत्र से रिलेटेड होंगी। यानी कि हम उसमें ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की क्या व्यवस्था थी, लोकतंत्र कैसा था उस समय। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजी में इसे कहते हैं, लोक मतलब जो लोग होते हैं, तंत्र मतलब उनके द्वारा चलाया गया, गवर्न किया गया, रूल किया गया एक स्टेट या कहें एक कंट्री। जैसे इसकी अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो शब्द आया है ये ग्रीक शब्द डेमोक्रेशिया से आया है। उसका सिंपल मतलब होता है कि रूल बाय पीपल। जैसे हमने यहां पर देखा कि लोगों द्वारा राज करना, तो लोग जब राज करते हैं तो हम इसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र इतने समय से अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आज तक लोकतंत्र के लिए काफी संघर्ष हुए। यानी लोकतंत्र का जो विस्तार हुआ है, मैं एक आपको मैप दिखाऊंगा। उस मैप में देखिएगा कि आज के समय लोकतंत्र बहुत सारे देशों में है, डेमोक्रेसी बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक देश हैं। लेकिन इसका विस्तार, इसका जो एक्सपेंशन है वो इतना सीधा सहज सरल नहीं रहा। बहुत उतार चढ़ाव आए और कई देश तो हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए, सरकारें चेंज हुई, कम्युनिस्ट वो ऑटोक्रेसी में चले गए, तानाशाही पे चले गए, फिर वो लोकतंत्र पे आए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। आज भी अगर आज की बात करें प्रेजेंट डेट की, तो आज भी लोकतंत्र इतना स्थिर और निश्चित नहीं है, आज भी अस्थिरता बनी हुई है। लोकतंत्र को समझने के लिए या लोकतंत्र की क्या चीजें थी, कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इनको जानने के लिए सबसे पहले हम दो किस्से देखेंगे, दो कहानियां देखेंगे। वैसे हिस्ट्री है, प्रॉपर हिस्ट्री है ये। इन साहब को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इन साहब का नाम है साल्वाडोर आयेंदे। क्या नाम है इनका? साल्वाडोर आयेंदे। तो चिली की बात कर रहे हैं, देश है चिली, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। साल्वाडोर आयेंदे साहब, ये चिली की एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। इसके संस्थापक नेता थे, यानी कि इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और 1970 में चिली में एक चुनाव हुए और आयेंदे साहब इसमें जीते और राष्ट्रपति पद इनको मिला। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सब काम किए जो एक अच्छे शासक को, अच्छे नेता को करना चाहिए। उन्होंने गरीबों को, कामगारों को, जितने भी गरीब तबके के लोग थे, बहुत सारी ऐसी उन्होंने नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, जिसमें उन्होंने इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो एजुकेशन सिस्टम था देश का, शैक्षिक प्रणाली, उसको सुधार करने में इन्होंने पुरजोर अपनी मेहनत लगाई। खास तौर पे जैसे बच्चे हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? दूध चाहिए होता है। उनके लिए दूध उन्होंने मुफ्त कर दिया। अगर एक किसान है, उसके पास, अगर वो फार्मर है तो जमीन चाहिए उसको, तो उन्होंने भूमि का पुनर्वितरण कर दिया, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और तांबा एक बहुत इंपॉर्टेंट खनिज होता है और बड़ा पैसे वाला या क्या है, महंगा भी होता है। तो जो विदेशी कंपनियां थी, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की जो कंपनियां थी, वो इस तांबे को उनसे एक तरीके से छीन रही थी, या ये कहें वो तांबे का इस्तेमाल वो कंपनियां कर रही थी। तो इन्होंने विदेशी कंपनियों का बकायदा विरोध किया या फिर उनको रोकने की कोशिश की। अब जब एक आदमी इस तरीके से करता है तो उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। अब ये गरीबों के लिए कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? इनके खिलाफ खड़ा कौन हो सकता है? जमींदार, अमीर लोग, चर्च के कुछ लोग और कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनको ये लग गया कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं ये तो बहुत सालों सत्ता में रह जाएंगे। तो ये सब जब हुआ, उसके बाद 11 सितंबर 1973 1973 में सरकार जो आयेंदे साहब की थी उसको सेना ने उखाड़ फेंका। अब यही शब्द आता है तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब ये एक तख्ते पे बैठे हुए हैं, नीचे से आकर कोई पलट दे। ये शब्द जो तख्ता पलट है वो बेसिकली सत्ता चेंज करने के लिए यूज होता है, कि सत्ता चेंज करना है, इनको यहां से सत्ता से हटाना है और दूसरे को जो तख्ता पलट कर रहा है वो काबिज हो जाएगा उस तख्ते पे या फिर उस सत्ता पे, उस पावर में। तो 11 सितंबर
1973 की बात हो रही है, हम चिली की बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले सेना ने क्या किया, बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और जैसे रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, यानी कि आइंदे सरकार के जो रक्षा मंत्री थे, जैसे ही वो अपने कार्यालय पहुंचे, उन्होंने बंदी बना लिया या कहें गिरफ्तार कर लिया। अब सैन्य कमांडर जो थे, जो सेना जो तख्ता पलट करने आई थी, उन्होंने आइंदे साहब को कहा कि देखिए आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आइंदे साहब ने कहा देखिए, ना तो मैं इस्तीफा देने वाला हूं और ना मैं देश छोड़ने वाला हूं। बस फिर क्या था, सेना ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, बमबारी कर दी और बड़ा दुखद अंत हुआ। राष्ट्रपति आइंदे साहब इस सैनिक हमले में मारे गए, उनकी मौत हो गई। इसमें एक और नाम आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एक जनरल साहब थे आइंदे साहब के, अल्बर्टो बेशेले। इनको भी बहुत यातनाएं दी गई, इनको मार डाला गया और उसके बाद इनकी जो पत्नी है, जनरल बेशेले साहब की पत्नी और बेटी, इनको डाल दिया गया जेल में, बहुत सारी यातनाएं दी गई। इनका नाम आएगा दोबारा, बेशेले जो बेशेले हैं, इनका दोबारा नाम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ कि जो तख्ता पलट के लिए जो सेना के अधिकारी थे, या ये कहें कि जो नेतृत्व कर रहा था, जो लीडर था, उनका नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोशे। तो जिसने एक तरीके से तख्ता पलट किया, उनका नाम था ऑगस्टो पिनोशे। अब ऐसा हुआ क्यों? अब आप किसी से क्यों लड़ते हैं? आप लड़ते तब है जब आपको कोई इनसे तकलीफ हो, या फिर आप उनकी जगह हथियाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी होगी, क्योंकि अगर आप इनको नहीं जानते तो क्यों करेंगे। तो ये जो साहब थे पिनोशे साहब, और ये आइंदे साहब थे। पिनोशे साहब को सपोर्ट मिला यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि जो आइंदे साहब हैं विदेशी कंपनियों को रोक रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, इससे यूएस खुश नहीं हुआ। तो यहाँ पर बकायदा दिया हुआ है कि अमेरिका की सरकार आइंदे साहब से नाखुश थी और बकायदा उन्होंने पैसे दिए इस तख्ता पलट के लिए। यूनाइटेड स्टेट ने पिनोशे और उनके जो लोग थे उनको पैसे दिए ताकि आइंदे साहब को मारा जा सके या फिर इनको तख्ता पलट किया जा सके। पिनोशे उसके बाद देश के राष्ट्रपति बना दिए गए, और बन गए वो खुद ही, बना नहीं दिए गए, बना इसलिए दिए गए क्योंकि यूएस का सपोर्ट था, लेकिन वो खुद बन गए और 17 साल तक वो इस सत्ता पे काबिज रहे। राष्ट्रपति पिनोशे 17 साल तक रहे। इसका मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो आपके आइंदे साहब चला रहे थे, वो अब सैन्य या सैनिक तानाशाही एक सरकार बन गई, जिसके नेतृत्व में थे पिनोशे। यानी कि इन्होंने अब डेमोक्रेसी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अपनी ऑटोक्रेसी चलाई। तानाशाही का मतलब यह होता है एक आदमी का रूल, जो वो बोलेगा वो होगा, जो वो करना चाहेगा वो करेगा, इसमें जनता का कोई रोल नहीं होगा, जनता कुछ नहीं कह सकती है। तो जैसे मैंने बताया, पिनोशे की जो सरकार थी, उन्होंने कई लोगों को यातना दी, बहुत बुरा व्यवहार किया, मार डाला। जो भी लोकतंत्र को बहाल करना चाहते थे, जो भी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते थे, उन सबको इन्होंने बहुत यातनाएं दी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो पिनोशे साहब थे, इन्होंने क्या किया, 1988 में इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, 17 साल में राज कर चुका हूं, एक काम करता हूं, एक जनमत संग्रह कराता हूं। जनमत संग्रह का मतलब समझिए कि ये जो सिटीजन है, जो आदमी है इनके चिली के, उनके पास जाएंगे, आदमी कहेगा यस, हाँ भाई आप पिनोशे साहब रहिए, या ये कर देगा नहीं आप मत रहिए। तो इसे हम रेफरेंडम कहते हैं, या इसे हम कहते हैं जनमत संग्रह। अब इन्होंने कहा कि चलिए हम जनमत संग्रह कराते हैं, और इतने दिनों में सत्ता पे काबिज रहा हूं, मैं तो जीत जाऊंगा, सत्ता में बने रहने के लिए लोग मुझे कहेंगे, तो सब लोगों से रेफरेंडम करा लिया जाए। लेकिन लोगों का विचार कुछ और था। वो इस साहब, ये जो पिनोशे साहब, मैंने आपको अभी चर्चा हम कर रहे हैं, उनकी बातें, उन्होंने जो क्रूरता दिखाई है या जिस तरीके से उन्होंने राज किया है, उससे चिली के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्रॉस पे बटन दबाया, उन्होंने क्रॉस कर दिया। धीरे धीरे सरकार, क्योंकि चिली में अब राजनीतिक स्वतंत्रता बहाल हो गई, जैसे ही पिनोशे साहब को गद्दी से हटा दिया गया, या लोगों ने कहा नहीं हमें पिनोशे नहीं चाहिए, तो सरकार में जो सेना की भूमिका थी, सेना का काम है देश को बचाना, देश को गार्ड करना, सरकार का काम है पॉलिसीज बनाना, लोगों के लिए काम करना। जब सेना सरकार में आ जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। तो सेना को सरकार से हटाने की कोशिश की गई, इसकी सेना की भूमिका सरकार में समाप्त कर दी गई। अब जब ये देखा गया कि भाई वाकई में क्रूरता थी, भ्रष्टता थी, ये सब चीजें सामने निकल के आई कि हाँ, इस पिनोशे और उनके लोगों ने बहुत गड़बड़ कर रखी है,
लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और बहुत सारी ऐसे जो चीज की भ्रष्टता की, वो सब चीजें निकल के आ गई। आपको याद है एक बच्ची थी, 3 साल की बच्ची, जो जनरल साहब की बच्ची थी और इनको जेल में डाल दिया गया था इनकी मम्मी के साथ। अब ये जो बच्ची है इसका नाम है जनरल अल्बर्टो बेशेले की बेटी, इनका नाम है मिशेल बेशेले। 2006 में चिली में इसी 3 साल की बच्ची को, जो बड़ी हो गई और उसने बड़ी यातनाएं सही, लोग उसे जान रहे थे और उसने बहुत मेहनत की लोगों के लिए, उनको चिली का राष्ट्रपति बनाया गया। और ये जो मिशेल बेशेले है, इन्होंने जितने अमीर व्यक्ति थे खड़े हुए इस ये कहें सरकार बनाने या फिर कहें चुनाव में, उन सबको इन्होंने हराया, मिशेल बेशेले ने। एक लोकतंत्र की बात हम पोलैंड से भी समझेंगे कि वहां किस तरीके से उतार चढ़ाव आए। तो 1980 में पोलैंड में एक कम्युनिस्ट पार्टी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इनका शासन था। अब आप देखिएगा इस देश में और कोई, पोलैंड में और कोई राजनीतिक दल ये कार्य नहीं कर सकता था, उनको अनुमति नहीं दी गई थी। केवल कौन कर सकता था? यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, यानी एक आधी राज था इनका। उसके बाद ये भी देखिए कि लोग स्वतंत्र रूप से अपने नेता नहीं चुन सकते थे, और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बात करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। अब ये कैसे कर पा रहे थे ये? अब आप सोचेंगे कि इतने पावरफुल कैसे हो गए? इनके पीछे यूएसएसआर का हाथ था। यूएसएसआर एक बहुत, जिसे हम आज के दिन में रशिया कहते हैं, वो बहुत सारे देशों का एक सम्मिश्रण था और वो बहुत पावरफुल देश हुआ करता था। यूएसएसआर सपोर्ट करता था पोलैंड को और खासतौर पे यहाँ पर इस पार्टी को। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने वो सारी चीजें की जो एक डेमोक्रेसी में नहीं होती है। तो फिर एक चिंगारी भड़की। वो चिंगारी क्या थी? लेनिन शिपयार्ड, यहां पर वर्कर्स की हड़ताल हुई। शुरुआत कैसे हुई कि 14 अगस्त 1980 में ये गडांस्क शहर है, गडांस्क शहर है, वहां पर जो सरकार का स्वामित्व, यानी कि सरकार का एक शिपयार्ड है जिसका नाम है लेनिन शिपयार्ड। यहां पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हुआ यूं कि एक महिला थी जो क्रेन ऑपरेट करती थी। अच्छा, शिपयार्ड मतलब होता है जहां शिप वगैरह बनते हैं या फिर उनको मेंटेन किया जाता है। तो एक क्रेन ऑपरेटर महिला थी, उनको बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से उनको हटा दिया गया अपनी नौकरी से। लोगों ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, वो चले गए हड़ताल पे। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, वो उस पर यूएसएसआर का सपोर्ट था, वो किस तरीके से काम करती थी। उसने कहा नहीं, ये जो हड़ताल आप कर रहे हैं ये अवैध है, ये अवैध है, और ये जो सत्ताधारी पार्टी है इसके अलावा कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है जैसे कोई एक बिजनेस करते हैं लोग, जैसे 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो आपस में मिलके एक यूनियन बना लेते हैं। फिर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहां भी कोई बात करनी हो, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उनको कोई पॉलिसी चेंज करनी है, तो वो एक आदमी जाके बात करता है। इसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब मिला हुआ, साथ में एक ग्रुप, और ट्रेड मतलब व्यापार करना। तो ट्रेड यूनियन ये होती है। तो ट्रेड यूनियन इनके अलावा और कोई नहीं बना सकता था। अब एंट्री होती है लेक वालेशा साहब की। इन साहब को देखिएगा क्योंकि आगे चल के इन्हीं का नाम आने वाला है। तो लेक वालेशा साहब एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करते थे। 1976 में इन्होंने कहा कि देखिए हमारी ये मांग है, मेरी ये मांग है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जैसे इन्होंने ये बात की, आप जानते थे ये पार्टी है या फिर ये क्या माहौल था उस देश में, इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो जब इन्होंने देखा कि हड़ताल हो रही है, वालेशा साहब ने, ये आ गया हड़तालियों के साथ ये मिल गए। अब पूरे शहर में आग की तरह ये हड़ताल फैल गई। अब केवल ये नहीं था कि इन क्रेन ऑपरेटर महिला को वापस लिया जाए, उनका ये कहना था कि अब बहुत सारी चीजें हमारी आपको माननी पड़ेगी, या हमारी हड़ताल ये है, पहले तो हमें अब ट्रेड यूनियन बनाने दीजिए, यानी कि स्वतंत्र व्यापार संघ बनाने दीजिए। जितने भी राजनीतिक कैदी आपने रखे हुए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला हुआ है, उनको छुड़वाइए, उनको छोड़िए। और जो प्रेस की, मीडिया की, यानी कि जो न्यूज़पेपर निकलता था, उसमें केवल आपकी अच्छाई दिख रही है। लोग, कोई भी न्यूज़पेपर वाला या रिपोर्टर कोई गलत चीज नहीं लिख सकता था, या आपकी खिलाफत नहीं कर सकता था, आपके विरुद्ध नहीं बोल सकता था। तो इस प्रेस के सेंसरशिप को भी हटाइए। तो ये जो एक हड़ताल शुरू हुई, उसमें बहुत सारी मांग शामिल हो गई। अब क्या हुआ कि जब हड़ताल का व्यापक रूप हो गया तो सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने वालेशा साहब के साथ मिलकर, मतलब एक मीटिंग हुई सरकार के, वालेशा और साथ में जो कर्मचारी थे, तो 21 सूत्री एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और हड़ताल फिर समाप्त हो गई।
तो सरकार ने फिर माना कि ठीक है, आप स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, और जो हड़ताल अगर करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उसको भी हम मान्यता दे देंगे। तो जब ये गडांस्क का समझौता, यानी गडांस्क में समझौता हुआ था, जब ये हस्ताक्षर हो गए हड़तालियों और सरकार के बीच में, उसके बाद सॉलिडेरिटी, ये पोलिश में इसको सॉलिडार्नोस्क कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा भी हुआ है सॉलिडार्नोस्क। तो इसके बाद जो सॉलिडारिटी, इस नाम का इन्होंने, वॉलेशा साहब और उनके जो साथ में साथीगण थे, उन्होंने एक व्यापार संघ का गठन किया, व्यापार संघ बना लिया। तो ये पहली बार था कि किसी कम्युनिस्ट राज में, किसी साम्यवादी शासन में पहली बार एक स्वतंत्र व्यापार संघ बना। बहुत बड़ी बात थी ये। अब चीजें निकल के आई, सरकार में देखा गया कि भ्रष्टाचार है, कुप्रबंधन है। तो यहां पर आए जनरल जरूजेल्स्की। ये जो जरूजेल्स्की साहब हैं, इनके नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उन्होंने देखा कि अरे हमारे तो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट या करप्शन की चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। तो उन्होंने दिसंबर 1981 में एक मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगा, एक तरीके से इमरजेंसी समझ लीजिए आप। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि सारा काम जो है, अब किसी पे भी आप कोई भी आक्षेप लगा के या फिर किसी पे भी फोर्सफुल आप काम कर सकते हैं बगैर किसी तरीके के लॉ रेगुलेशन के। तो इससे क्या हुआ कि जितने सॉलिडारिटी के लोग थे, बहुत सारे हजारों सॉलिडारिटी जो इन्होंने बनाई थी वॉलेशा साहब और उनके मित्रों ने, उनको जेल में डाल दिया गया। और फिर जो उन्होंने पहले इनकी बातें मानी थी कि संगठित हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब तो हो गया। फिर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की पोलैंड में फिर बहाली हुई। कैसे? 1988 में सॉलिडारिटी ने फिर से हमलों का आयोजन शुरू किया, यानी कि सॉलिडारिटी फिर एक्टिव हो गई 1988 में। इस बार पोलिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, और क्योंकि सोवियत संघ यूएसएसआर ये विघटन की ओर था और यूएसएसआर की हालत खराब हो रही थी, तो यूएसएसआर का जो सपोर्ट था, जिसके कारण जो सरकार पोलैंड की स्ट्रांग थी, अब पोलैंड की सरकार भी स्ट्रांग नहीं रही, यूएसएसआर भी स्ट्रांग नहीं रहा। तो फिर सॉलिडारिटी ने अपना एक तरीके से प्रभुत्व जमाना शुरू किया। अब अप्रैल 1989 में वॉलेशा के साथ एक और दौर की बातचीत के साथ क्या हुआ, जब सरकार की बातचीत हुई वॉलेशा साहब के साथ, तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक मुक्त चुनाव होंगे। अब चुनाव होंगे। सॉलिडारिटी, अब देखिए जब ये चुनाव हुए तो 100 सीटों में सॉलिडारिटी जो पार्टी इन्होंने बनाई या जो संघ बनाया, 100 में से 99 सीट सेनेट में जीत ली इन्होंने। मतलब एक ही रह गई बस, वो भी एक भी पता नहीं कैसे नहीं रह गई, वरना 100 में से 99 जीत गए। क्योंकि लोग इतना परेशान हो गए थे, क्योंकि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, और वो चाहते थे कि ये पोलेशा या ऐसे लोग जो हमारे बारे में सोचे वो आए। तो अक्टूबर 1990 में, 1990 की बात है, पोलैंड में अपना पहला राष्ट्रपति इन्होंने चुना। और एक चीज और थी कि एक ही दल नहीं चुनाव लड़ रहा था, बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे थे, और ये पोलैंड के राष्ट्रपति बने लेक वॉलेशा साहब। मैंने कहा था इनका नाम आएगा क्योंकि ये राष्ट्रपति बनेंगे। ये जो हमने अभी चर्चा की, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी। अगर कोई भी इस तरीके से करता है तो कुछ सालों के लिए कर सकता है कि भाई तख्ता पलट दे या गलत तरीके से लोगों पे राज करे, लेकिन अल्टीमेटली अगर डेमोक्रेसी की बात करें, लोग राज कर सकें, तो उससे लोगों का भी फायदा है और जो नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर्स हैं, उनका भी फायदा है। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं, इसको मैं बड़े समराइज रूप में आपको बताता हूं कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहां पर लोगों को अपने शासक चुनने की अनुमति होती है। यानी आप और मैं, आप हो सकता है किसी बीजेपी को वोट दें, मैं हो सकता हूं किसी कांग्रेस को वोट दूं, हम अपने देश की बात अगर करें तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। यानी हम एक ग्रुप या एक सिटीजन ग्रुप, हम पूरी तरीके से फ्री है कि किसको हम अपना शासक चुनना चाहते हैं। लोकतंत्र सरकार ये होती है। तो जो सरकार बनेगी क्योंकि लोगों के कारण बनेगी, तो वो ऐसा काम करेगी लोगों के लिए। अगर वो लोगों के विरुद्ध काम करेगी, उसे पता है कि अगली बार ये चले जाएंगे कांग्रेस पे। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं कुछ इस तरीके से बनती हैं कि लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को देश पर शासन करना चाहिए, लोग ही चुने। एक राजा है, राजा का बेटा राज करने लगे, उसकी बहू राज करने लगे, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। लोगों की जो परेशानियां हैं, दिक्कत है, पॉलिसीज उसके हिसाब से बननी चाहिए, लोगों के हित में बननी चाहिए। तो लोगों को विचार व्यक्त करने का, अब लोग जहां पर रह रहे हैं वो अपनी बात कह सकें, वो आपस में मिल सकें, अपना एक संगठन बना सकें, अपने विचार व्यक्त करें
और अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ बोल भी सके, और सरकार की कमियों को बताना सरकार के लिए अच्छा होता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, यही लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं। अब लोकतंत्र के 3 नक्शे मैं आपको दिखाऊंगा। 3 नक्शे कुछ इस तरीके से बने कि कैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ। कुछ ऐसा था कि 1900 की अगर मैं बात करूं, यानी 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत, इसमें दुनिया में कुछ लोकतंत्र थे, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। अगर आप देखें तो 1900 में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिर उसके बाद आप फ्रांस में आ जाएं, यहाँ फ्रांस है, और इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड हो गया। और ये सब जो देश थे इसमें लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। 1950 की अगर मैं बात करूं तो कई एशियाई देशों में उपनिवेश से स्वतंत्रता जैसी मिली, यानी कि कई देश यूनाइटेड स्टेट के अधीन थे, यूके के अंडर में थे, इंग्लैंड के अंडर में थे, कई देश फ्रांस के अंडर में थे। ऐसे कई देशों ने उपनिवेश बना रखे थे। जैसे ही वो स्वतंत्र हुए वो देश, तो वो सबसे पहले आए लोकतंत्र की तरफ। उन्होंने कहा हमें डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये जैसे ही उपनिवेशों से आजाद हुए या उपनिवेश से नॉर्मल देश बने, तो इन्होंने लोकतंत्र को चुना, डेमोक्रेसी को चुना। 1975 तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र को ही चुना। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि जो जैसे अपने दोनों एग्जाम्पल में देखा, तानाशाहों ने लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका। 2000 तक दुनिया के आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र था, लोकतंत्र है। और जब यूएसएसआर खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया, तो और भी जो लोकतांत्रिक देश थे वो लोकतांत्रिक, या कहें और भी देश जो थे वो लोकतंत्र अपनाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपनाया। तो ये इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि 1900, ये जो पीला कलर अब देख रहे हैं, 1900 में नहीं पर 1950 में जहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी। हम तो 1947 में आजाद हुए, और उसके बाद 1947 में हमने अपने आप को जाहिर कर दिया कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम डेमोक्रेटिक देश हैं। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ऐसे देश आप देख पा रहे हैं जो 1900 में ही या 1950 में ही जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी। फिर ये जो देश जो लाल देख रहे हैं, तो हमारे से बहुत पहले, 50 साल पहले 1900 में ही लोकतांत्रिक देश बन चुके थे। जो लाल कलर में है ये 1900 में बने थे। हम अपनी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो 1950 में हम लोग बने। इसके बाद थोड़ा नक्शा और चेंज हुआ, ये 1975 की बात है, मतलब 1950, 25 साल की बात है जब हम लोग बने, उसके करीबन 25 साल की बात है। यहाँ पर फिर और सारी लोकतांत्रिक सरकार बनी, और भी जरा पीले पीले कलर और बढ़ गए। और जब आप 2000 की बात करते हैं तो 2000 में देखिए ऑलमोस्ट सब जगह पीला पीला हो गया, यानी कि येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट्स हैं, ये देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया।